हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों का जो राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा होने वाली है 27 मार्च को, उसकी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल के माध्यम से जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है सभी बिंदुओं को आप लोग नोट करते रहिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों की जो सहायता है परीक्षा में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसमें आप लोगों की हम हेल्प कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। आज का जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी सूरत, ऑप्शन नंबर सी मद्रास और ऑप्शन नंबर डी बम्बई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूरत। तो सूरत में क्या अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। और पूछा जाता है कि भारत में जो अंग्रेज कब आए थे, तो भारत में अंग्रेज कब आए थे, तो 1600 में भारत में अंग्रेज आए थे। तो प्रथम जो उन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाया था तो किसे बनाया था, सूरत को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 1600, ऑप्शन नंबर बी 1620, ऑप्शन नंबर सी 1664, ऑप्शन नंबर डी 1604। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1600, क्योंकि 1600 में क्या हुआ था कि फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। कब आई थी, 1600 में व्यापार करने के लिए भारत आई थी। इसी का गठन किया गया था। तो कब गठन किया गया था, 1600 में गठन किया गया था। इतनी बात समझ आ गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि केफ ऑफ गुड होप क्या है। केफ ऑफ गुड होप जो रास्ता थी इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जो केफ ऑफ गुड होप रास्ता थी, जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था तो उस रास्ते को ही क्या कहा गया था, केफ ऑफ गुड होप कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए कि किसके द्वारा खोज की गई थी, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर बी है अमुंद सेन, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफ कोलंबस और ऑप्शन नंबर डी है जॉन कॉवर्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा के द्वारा इस रास्ते की खोज की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 20 मई 1498। कब, 20 मई 1498 को क्या किया, भारत में वास्को डी गामा ने प्रस्थान किया। और भारत में जब प्रस्थान किया तो कौन सी जगह पर प्रस्थान किया था, तो कालीकट बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था, कालीकट बंदरगाह था, जहां पर वास्को डी गामा भारत में प्रवेश किया था। तो इतनी बात समझ आ गई। और कब आया भारत में, 1498 में आया। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो प्रथम यूरोपीय अगर बात की जाए तो वास्को डी गामा थे। कौन, वास्को डी गामा। और कौन थे, पुर्तगाली थे। तो भारत आने वाले प्रथम सबसे पहले यूरोपीय कौन आए थे, तो पुर्तगाली लोग आए थे। तो पुर्तगाली में पहला व्यक्ति कौन था जो आए थे, तो वास्को डी गामा। कब आया था, 1498, 20 मई 1498 को आया था। अगर पूछा जाए कि कालीकट जो बंदरगाह है किस राज्य में पड़ता है, तो केरल राज्य में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी डच, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने भारत में 1498 प्रस्थान किया था, इसी कारण उन्होंने सबसे पहले अपने व्यापार का फैलाव किया और प्रभावित भी किया। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा था, जो कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी करनाल युद्ध, ऑप्शन नंबर सी पानीपत युद्ध, ऑप्शन नंबर डी कानपुर युद्ध। तो इस प्रश्न का सही आंसर है करनाल युद्ध। करनाल युद्ध जो हुआ था 24 फरवरी 1739 को हुआ था। कब, 24 फरवरी 1739 को करनाल युद्ध हुआ था। तो करनाल युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, नादिर शाह, किसके किसके बीच, नादिर शाह प्लस मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। किसके, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद शाह की हार हुई और नादिर शाह की विजय हुई थी। नादिर शाह की क्या हुई थी, विजय हुई थी।
तो इतनी बात समझ आ गई है कि करनाल युद्ध कब हुआ था। तो करनाल युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ था, जिसमें मोहम्मद शाह की हार हुई थी और नादिर शाह विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था। तो फ्रांसीसियों को अंग्रेजों के द्वारा पूर्ण रूप से कब परास्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बांडीवास के युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी बक्सर के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी प्लासी के युद्ध में और ऑप्शन नंबर डी अंडियार के युद्ध में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को पूर्ण रूप से परास्त किया गया था। तो ये कब युद्ध हुआ था, तो 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। और 1760 में किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांडीवास की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है किसे भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है। और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारडोली की महिलाओं ने दी थी। कब दी थी, 1928 में। तो 1928 में सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। ये भी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान की कौन सी समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति थी, प्रांतीय समिति थी, जिसके अध्यक्ष प्रांतीय समिति के अध्यक्ष संविधान सभा में बनाए गए थे। तो इतनी बात समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी। कि महात्मा गांधी को कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा। ऑप्शन नंबर है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर बी है माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर डी है लिनलिथगो। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कब कहा था, 1931 में। 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था लंदन में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे, गोलमेज सम्मेलन टोटल कितने हुए, 3 हुए। और कहाँ तीनों हुए थे, लंदन में हुए थे। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, तो गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसी समय विंस्टन चर्चिल ने इन्हें कहा था अर्धनग्न फकीर कहा था। तो अर्धनग्न फकीर किसे कहा, महात्मा गांधी को कहा था। और किसने कहा, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कब कहा, 1931 में। कब, 1931 में, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था लंदन में, तो उसी समय यह विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि करो या मरें, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस अवसर पर दिया था। ऑप्शन नंबर है रोलेट एक्ट, और ऑप्शन नंबर बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ था, तो उस समय गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो, डू एंड डाई। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया था। इतनी बात समझ आ गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो नारा दिया था ये कहाँ दिया था, तो ग्वालियर टैंक मैदान में। कहाँ, ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस समय यह गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था। इतनी बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर अब 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था।
ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। तो इस प्रश्न का जवाब देना है आप लोगों को, कमेंट के माध्यम से बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। अगर उस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब सही से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो आह्वान किया गया है, यह नारा किसने दिया था? कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष और ऑप्शन नंबर डी राजा राममोहन राय। यह नारा किसने दिया था? तो आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो आर्य समाज की अगर पूछी जाए स्थापना किसकी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। तो दयानंद सरस्वती ने क्या किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो इन्हें मूल शंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मूल शंकर। तो मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? दयानंद सरस्वती का मूल शंकर बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक जी और ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक जी, या कहें बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा कब दिया था? तो 1916 में दिया था। कब दिया? 1916 में दिया था। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अक्सर पूछा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इतने इस प्रश्न का आंसर समझ आ गया। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? जो भारत में प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र, उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता क्रिमिकल, ऑप्शन नंबर बी था कलकत्ता गजट, ऑप्शन नंबर सी है दी ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी है दी बंगाल गजट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बंगाल गजट। दी बंगाल गजट जो था वह कब प्रकाशित किया गया था और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो अंग्रेजी भाषा में ये पहला पेपर छपा था। कब? 1780 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। और किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका आंसर होगा उदंड मॉडर्न। ये हिंदी में छपने वाला भारत का पहला पेपर था जो 1826 में प्रकाशित हुआ था। और भारत का पहला पेपर पूछा जाए, भारत का पहला प्रकाशित जो पेपर हुआ था वो कौन सा था? जेम्स हिक्की के द्वारा 1780 में बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा में था। और हिंदी भाषा में प्रकाशित कौन सा किया था? उदंड मॉडर्न, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तो आपको स्वतंत्रता दूंगा, या आप मुझे तो खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है? ऑप्शन नंबर ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर बी आनंद मठ, ऑप्शन नंबर सी रंगभूमि और ऑप्शन नंबर डी
पद राग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है, आनंद मठ। आनंद मठ में सेनानियों के प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है और इसको लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा राष्ट्रीय गीत लिखा है? तो उसका है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम पूछा है। वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। पूछा जाए वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 65 सेकंड में गाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर ए पी मित्रा, ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय के द्वारा क्या किया गया था? गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता भी थे और इन्हीं के द्वारा क्या गया था? स्थापना भी की गई थी। कब की गई थी? 15 जुलाई। कब? 15 जुलाई 1913। 15 जुलाई 1913 को क्या किया गया था? गदर पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित से नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। मंगल पांडे जो क्या थे? बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे। कौन सी बटालियन थी? 34वीं बटालियन थी, जिसके वो क्या थे? सैनिक थे। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान जो 1857 की क्रांति में दिया था, तो वो कौन थे? मंगल पांडे थे, जिन्होंने जो गाय की चर्बी या सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस थे उनका विरोध किया था, जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। कब? 8 अप्रैल 1857 को क्या दी गई थी? फांसी की सज़ा दी गई थी। और फांसी की सज़ा कहाँ दी गई थी? तो बैरकपुर छावनी में दी गई थी। बैरकपुर छावनी में फांसी की सज़ा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को दी गई थी। इतनी बात समझ आ गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर डी हजरत मोहम्मद महल। तो क्वेश्चन समझ में आया कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन समझ में आया कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर हजरत बेगम महल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हजरत बेगम महल के द्वारा क्या किया गया था? लखनऊ से नेतृत्व किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। अगर पूछा जाए दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल। और अगर आपसे पूछा जाए कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी धोंडू पंत, ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धोंडू पंत। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। इस समय रात के 3 बजने वाले हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता है। तो आप लोग वीडियो को मेहनत से पढ़ा करें। जितने भी पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए जाएँ सभी बिंदुओं को आप लोग नोट किया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम जब इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं, क्योंकि इस सफलता का राज, इस जो भी सफलता मिलेगी वो आपके लिए होगी। बस मेरा संघर्ष है, आप भी अपना संघर्ष करें, आप भी मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है कि नाना साहिब का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है? धोंडू पंत। क्या कहा जाता है? धोंडू पंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी जॉन सॉर, ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस
कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग क्या थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। इतनी बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन नंबर सी डी है CR दास। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त की थी। और अगर आपसे पूछा जाए सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी, तो कॉर्नवालिस ने की थी। किसने, कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवा की शुरुआत की गई। तो इतनी बात समझ आ गई। और सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा किसने पास की थी, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पास की गई थी। सरोजिनी नायडू क्या थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए या भारत के पहले राज्यपाल पूछा जाए तो कौन थे, सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई और उत्तर प्रदेश के पहले ही राज्यपाल बनाए गए थे, जो संपूर्ण भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। कौन थे, सरोजिनी नायडू थी। इतनी बात समझ आ गई। तो सत्येंद्रनाथ ने सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया है किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी बेलेजली और ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग क्या थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और डलहौजी क्या थे, जिन्होंने डाक सेवा प्रारंभ की थी, हड़प नीति प्रारंभ की थी। और कॉर्नवालिस कौन थे, जिन्होंने पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ऑप्शन नंबर ए लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर डी है क्लीमेंट इटली। तो क्लीमेंट इटली कौन थे, 1945 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। 1945 में ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। इनके द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजा गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या किया गया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। और वह कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, क्लीमेंट इटली ने भारत में भेजा था। तो कैबिनेट मिशन की गठन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। तो क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। तो स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय पूछे जाए तो कौन थे, माउंटबेटन थे। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय पूछे जाएं या गवर्नर पूछे जाए तो राजगोपालाचारी होंगे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज अगर पूछे जाए तो कौन हो जाएंगे, माउंटबेटन होंगे। और अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए या वायसराय पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारत के अंतिम पूछे जाए तो होगा राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया, सही। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्य गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पूछे जाएं, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज जो गवर्नर जनरल का था वो माउंटबेटन थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछे जाएं तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजगोपालाचारी। अब पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अगर पूछे जाएं तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा माउंटबेटन। क्या होगा, माउंटबेटन होगा। अगर पूछा जाता कि भारतीय तो हो जाता इस प्रश्न का राजगोपालाचारी। इतनी बात समझ आ गई है, सही। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष भी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थी, भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1885 में की गई थी। और किसके द्वारा 1885 में स्थापना की गई थी, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा क्या की गई थी, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जितने भी आप लोगों को पढ़ाए गए, टोटल 25 क्वेश्चन पढ़ाए गए, सभी क्वेश्चन समझ में आए गए होंगे। और क्वेश्चन से संबंधित जितने भी बिंदु आप लोगों को बताए गए हैं वो भी बिंदु आप लोग नोट करिए, जिससे आप लोगों का जब भी परीक्षा के कुछ
दिन बचें तो वहाँ पे आप लोग उनको रिवीजन कर सकें। आपकी परीक्षा का जो आयोजन 27 मार्च को होने वाला है, तो प्रयास यही किया जा रहा है कि परीक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो बेसिक की प्राइमरी की परीक्षा है और जूनियर की परीक्षा है वो भी 24 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो 27 मार्च को उस परीक्षा का 27 मार्च को भी परीक्षा बेसिक में है। जो बेसिक जूनियर और प्राइमरी हैं उनमें परीक्षा का आयोजन होने को है, तो इसलिए जो राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा जो होने वाली है तो उसको पेपर आगे बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग तैयारी अपनी बरकरार रखिए, जिस तरीके से तैयारी आप कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। और टेस्ट देने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर कोई भी आपके डाउट होते हैं परीक्षा से संबंधित या कोई भी समस्या है कैसे क्या तैयारी करनी है, तो आप लोग या जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप लोग हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग मैसेज करें, जिससे आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।